हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक की सीरीज़ में हमने एसएस के 5 क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, जिसमें से हमने पढ़ा था नेहरू ने 1929 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे ख़राब गवर्नमेंट या फिर करीब होना, उसमें कमियां होने के बावजूद भी हम उसको ही अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं। साथ ही हमने देखा था बैंक चेक क्या होता है। ओके, देन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स क्या होता है, तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो फाइनल गुड्स वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोई नई प्रोसेस करनी बाकी नहीं रह जाती और वो डायरेक्ट उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, उन गुड्स को या फिर उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, हिंदी में इसको देखूं तो अंतिम माल उन वस्तुओं को कहा जाता है जिन्हें आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में भी जाना जाता है और अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग के उद्देश्य से उत्पादित किया जाता है। फाइनल गुड्स आर रिफर टू एज दोज गुड्स विच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। These goods are also known as consumer goods and are produced for the purpose of direct consumption by the end consumer. Okay, got it? इंग्लिश, क्योंकि अब ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, तो आपको मैं क्वेश्चन के आंसर पढ़ के भी सुना दूँगा, उनकी टर्मिनोलॉजी भी समझा दूंगा ताकि आपके लिए 10th बोर्ड अच्छी रहे। ओके, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? ठीक है, अगर मैं इनको सिंपल टर्म्स में आपको डिफाइन करूं, जैसे ही आपने ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जितने भी रिसोर्सेज एक कंट्री की कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल से बाहर आते हैं, 200 नॉटिकल माइल से बाहर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो सारी कंट्रियों से बिलोंग करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री उसके ऊपर अपना अधिपत्य या फिर अपने ऊपर उसका राज नहीं जमा सकती। उन सारे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर मैं इनको डेफिनेशन रीड करके बताऊँ तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज means the resources which belong to all the countries of the world. International resources are regulated by some international institutions. For instance, every country is given some rights over the ocean to specific range. अब सिर्फ यहाँ पर मैं ओशन की बात नहीं करूँगा। अब अगर बाहर देते स्पेस, अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस भी सारी कंट्रियों से बिलोंग करता है। हम अलग अलग चंद्रयान भेजते ही है, चंद्रयान भेजा हमने, मंगलयान भेजा हुआ है। चाइना ने भी अपने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट भेजे हुए, यूएसए नासा के थ्रू भेजता ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे, स्पेस भी एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओशन भी, ओशन में भी जब तक मैंने ओशन की जैसे आपको बात बताई कि 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपके वो सारे, उसके बाद वाले सारे रिसोर्सेज किस में आएंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को में आएंगे। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अर्थ है वे संसाधन जो दुनिया के सभी देशों के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विनियमित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक देश को महासागरों पर एक विशिष्ट सीमा तक कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इसकी विशिष्ट सीमा मैंने आपको बता दी है। राइट एनी टू फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। ठीक है, अब एरिड सॉइल, आपको एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है। अगर मैं एरिड सॉइल की बात करूँ तो वेस्टर्न राजस्थान में आपको एरिड सॉइल मिल जाएगी, शुष्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुष्क मिट्टी या शुष्क आपको, ठीक है, मृदा। तो इसके दो फंक्शन क्या होंगे आपको, ये सॉइल रेड और ब्राउन कलर में होती है, यानी लाल और भूरे रंग की होती है। ठीक है, और इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा सैंडी होता है, सैंडी यानी रेतेला। यानी इसके, अब टेक्सचर की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि इसके जो कण का साइज़ कितना होता है, साइज़ कैसी होती है। जैसे आपने देखा कि क्ले, अब हम इंग्लिश में नॉर्मली हम मिट्टी के लिए क्ले बोलते हैं, पर वो क्ले एक्चुअल में एक टेक्सचर साइज़ है। जैसे आपको क्ले आपको कहाँ मिलेगी, आपको क्ले लाइक टेक्सचर आपको कहाँ मिलेगा, वो एलुवियल सॉइल में मिलेगा। ठीक है, तो आपने बहुत सारे लोमी भी सुना होगा, आपने क्ले भी सुना होगा, अब या आपने यहाँ पर सैंडी स्ट्रक्चर भी सुन लिया। ओके, नाउ अब इन सब जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ इनको भी आप अपने ध्यान में रखें, ताकि ये जो सामने जो लिखा हुआ है वो तो आपको याद रखना ही है, उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेसेसरी। वन्य वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो
इसका हमें सिंपल सा एक ही आंसर है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए वन या फॉरेस्ट हमें सिंपल, अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो फॉरेस्ट हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए काम आता है। इवन फॉरेस्ट जो पेड़ पौधे वो अट्रैक्ट करते हैं रेनफॉल को भी, ठीक है, यानी कि अगर बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके हवा के साथ आते ही अट्रैक्ट होकर वो बारिश करते हैं बादल। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये तो सबको पता है कि फॉरेस्ट की जो जड़ें होती है, जड़ों में मिट्टी फंस जाती है, मिट्टी का पूरा एक बंडल बन जाता है और मिट्टी को एकदम बांधे रखती है अपने साथ। तो फॉरेस्ट क्या इरोजन से भी बता, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो उत्तराखंड में अगर आप सबको याद हो तो हमारा एक चिपको मूवमेंट हुआ था, जिसको हम फर्स्ट चिपको मूवमेंट जानते हैं। तो उस समय गवर्नमेंट ने वहाँ पर बोला था कि सारे पेड़ काट दो, पर किस्मत अच्छी थी कि वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को अपना ये एक्ट लो उनको फिर से रिटर्न लेना पड़ा। अब इसके थ्रू क्या हुआ कि उन्होंने ये एक्ट ले लिया, किस्मत से बाय फॉर्चुनेटली हम वहाँ पर ही पास में एक नदी से बाढ़ आ गए, और जो बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से ही सोइल इरोजन भी बचा, भूसंकलन होते होते भी बचा, एवलांचेस आते आते भी बचा। तो आपके फॉरेस्ट आपके बहुत सारे यूज़फुल हो सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि आप अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और लंबा से करके भी लिख सकते हैं। अब प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर देयर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। ठीक है, अब यानी कि आप सबने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सिंपल सी बात है, प्लांट्स किसके ऊपर बेस्ट होते हैं, ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर। अगर एनिमल और बर्ड ही नहीं रहेंगे, अगर सिर्फ ह्यूमंस ही ट्रैवल करते रहेंगे, तो ह्यूमंस तो आजकल नहा धो के तैयार होके जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पोलिनेशन के लिए उनके जो परागकण होते हैं वो नहीं रह पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें एनिमल, अगर फॉरेस्ट में एनिमल ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से वो ट्रैवल करेंगे पोलिनेशन के लिए। ओके, फॉरेस्ट एज वेल प्रोवाइड वेरियस मेडिसिन्स। ये तो सबको पता है, ये सारे आंसर लिख के आएंगे। और हम सबको पता है, जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं, और बहुत सारी औषधियाँ भी वो कलेक्ट कर करके बाहर बेचते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा हमें फॉरेस्ट को क्यों बचाना चाहिए। ना हम देखेंगे कि अब वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्या नेसेसरी होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को या फिर वन्य जीवों को हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ये क्या होता है, हमारे वाइल्ड लाइफ हमारे लिए नेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जिस दिन इस पृथ्वी से सारी मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी रेडिएशन से, उसके 3 से 4 साल के बाद ह्यूमन स्पीसीज भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम सब इकोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इवन हमें एंडेंजर स्पीसीज को भी बचाना होता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ हमें वनों और वन्य जीवों को संरक्षण क्यों करना चाहिए। आप सबका हिंदी में भी अच्छे से लिख रखा है, तो आप सब इसको पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया है इसको एक एक चीज़, ठीक है। इन योर ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन योर ओपिनियन हाउ इज़ डैम यूजफुल। अब डैम क्या करते हैं, हम सबको पता है डैम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड वाटर for domestic industry and irrigation purpose. Dams often also provide hydroelectric power production and river navigation. It also helps in preventing floods. सिंपल सी बात है, अब ये हमारे घरेलू उद्योगों और सिंचाई के लिए भी यूज़ आता है, ठीक है, पानी से बिजली बनाने में भी यूज़ आता है, ठीक है। इवन कितनी बार हमें नेविगेशन यानी कि रिवर्स नेविगेशन के लिए भी यूज़ आता है, क्योंकि हमें वहाँ पर आराम से रास्ता ढूंढने में मिल जाए। और इवन बाढ़ को रोकने में भी ये कितनी बार हेल्पफुल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर व्हीट फार्मिंग। अब जियोग्राफिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो जियोग्राफिक कंडीशन में आती है हमारे भूमिगत हमारी जितनी भी परिस्थितियाँ होती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, उन सबको हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। गेहूँ की खेती के लिए नॉर्मल हमें जो क्लाइमेट होता है या फिर जलवायु होती है, वो उसका आपको एकदम थोड़ा सा, जब स्टार्टिंग में जब आप उसको बुआई करते हो, ठीक है, जब आप उसको आपको एकदम कल्टीवेट करते हो, ठीक है, तो उस समय स्टार्टिंग मंथ्स में उसकी जो वेदर के जो क्लाइमेट होना चाहिए वो थोड़ा सा कूल और मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब उसको हार्वेस्ट करते हैं हम, जहाँ, ठीक है, जब हम उसको रिपनिंग उसको रिप करते हैं, तो
उस टाइम पीरियड में उसका जितना भी क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए, वार्म और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम तापमान या टेम्परेचर की बात करते हैं, तो तापमान और टेम्परेचर, इसका एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रेनफॉल की, यानी कि वर्षा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल इसको ज़रूरी है ही है। ठीक है, और इवन जैसे इसको हम बोते हैं, बोने से 15 दिन पहले, और इसको हम कितने पर लाइक इसको जब हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट के 15 दिन बाद भी या फिर 15 दिन उसके पहले भी एक बार बारिश हो जाए तो उसके लिए बेनिफिट ही रहता है। ठीक है, अब सोइल कैसी होनी चाहिए, हम मृदा की बात करते हैं, मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो मृदा होनी चाहिए लाइट लोमी सोइल होनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने आपको बात की लोमी सोइल, अब ये किसके लोमी में मैंने बोला टेक्सचर, मैंने आपको लोमी सोइल जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी टेक्सचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये टेक्सचर के अलावा अब आप इसको देखेंगे, आपकी मृदा किस टाइप के किसी भी हो सकती है। जैसे कि स्पेशली आज के टाइम में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तो हम नॉर्मली हम गेहूं की खेती आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम एक पर्टिकुलर बात करें तो आप इसको काली मृदा में उगा सकते हो, एल्यूवियल सोइल यानी जलोढ़ मृदा में उगा सकते हो, काली मृदा को ब्लैक सोइल बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 देखा। नेक्स्ट हम पूछते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेम द टू रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस इन विच कोल ओक्योर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि भूवैज्ञानिक युगों की उन दो सेल श्रृंखलाओं के नाम बताने हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं, इन इंडिया कोल ओक्योर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोग्राफिकल एजेस। ठीक है, कोल आपकी जो इंडिया के अंदर दो मेन आपकी भौगोलिक श्रृंखलाओं के अंदर पाए गए हैं, भौगोलिक युगों के अंदर पाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका गोंडवाना। ठीक है, ये है आपका 200 मिलियन ईयर पहले आपका ये एज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके अंदर आपको मतलब कि 55 आपको नॉर्मली आपको कोल मिल जाते थे। देन आपका है आपकी बहुत सारे दूसरे, अगर अभी की बात करें तो अभी आपका अलग अलग पीरियड में आपको, अब जैसे ही मैं बात करूँ दामोदर वैली की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छे से कोल मिल जाएगा। पर अब अगर मैं आपको दूसरी बात बोलूँ कि आपके जितने भी टाइप के, आपके टोटल इंडिया में कितने टाइप के कोल पाए जाते हैं, तो नॉर्मली आप सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे हमें नहीं पता। पर नॉर्मली आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 टाइप के कोल पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका एंथ्रासाइट्स, ब्यूटिमिनस, पीट और लिग्नाइट। ओके, अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कुड नॉट डेवलप फुली इन इंडिया। ठीक है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो सका, इसके आपको 2 कारण देने हैं। तो सिंपल सी बात है, हाई कॉस्ट एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। अब कोल नहीं होगा तो मेटलर्जी कैसे होगी, प्रोसेसेस कैसे होगी। हमारे यहाँ पर कोल अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारे यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। मतलब ग्रो तो कर रही है, ऐसा नहीं है अभी ग्रो नहीं कर रही, पर एकदम उस लेवल की डेवलप नहीं कर पाई जिस तरह की आप अगर अमेरिका में देखेंगे। ठीक है, हाई कॉस्ट एंड लेस अवेलेबिलिटी हो गया, उच्च लागत और कोयले की कम उपलब्धता, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी एंड लेबर प्रॉब्लम। अब लेबर प्रॉब्लम नहीं, लेबर तो बहुत है हमारे पास, पॉपुलेशन बहुत है, पर लेबर प्रॉब्लम यानी उनकी दूसरी डिमांड्स होती है। ठीक है, उनको वो स्किल्ड नहीं होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, उनको सिखाने में भी बहुत ज़्यादा लागत आती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें, हमारे बुनियादी ढांचे एकदम पूरे अच्छे से डेवलप नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। ठीक है, नेम द बुक रिटन बाय गांधी जी इन 1907, वाई डिड ही अडोप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। ओके, अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको इसी बुक का उस बुक का नाम बताना है जो गांधी जी ने 1907 में लिखी थी, जिसके, और ये भी आपको साथ में बताना है कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन जो पॉलिसी अपनाई थी वो क्यों अपनाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि उन्होंने 1907 में तो हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर आप असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों की और ये नीति क्यों अपनाई थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1900 आप सबको पता है कि अप्रैल 1919 में क्या हुआ था। अप्रैल 1919 में इंडिया का या फिर मैं बोलूँ दुनिया का सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जहाँ पर जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे सबके ऊपर गोलियां चलवा दी। ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दुखद घटना थी हमारे पूरे इंडियन फ्रीडम रिवॉल्यूशन में या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अभी तक की सबसे दुखद घटना थी। तो इसके बाद और इसी के साथ साथ हमने हमारे पास इसी सीरीज़ के साथ लाइक जलियांवाला बाग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसी के साथ साथ हमने ये भी न्यूज़ आ जाती है कि बाल गंगाधर तिलक भी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो अब कोई अच्छी सी लीडरशिप बाकी नहीं बची है। तो गांधी जी ने लीडरशिप संभालते हुए ये अनाउंस किया कि हम गवर्नमेंट का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो वो हम पे राज कैसे करेंगे। तो अब उन्होंने क्यों नॉन कोऑपरेशन पॉलिसी अपनाई?